हाँ बच्चों, तो कंटिन्यू कर रहे हैं PYQ क्वेश्चंस जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। AIEEE और JEE मेंस के क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग कंपास कह सकते हो या फिर बार मैग्नेट कह सकते हो, जिसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया हो और वो ऑसिलेट कर रहा था किसी टाइम से, और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आया था बेटा, दैट वाज 2 पाई अंडर द रूट I बाय m इंटू बी आया था। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आया था बच्चों, ठीक है, जिसमें I क्या था, व्हाट वाज I, दैट इज योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज वॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m क्या था बेटा इसमें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जिसमें b क्या था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी। ठीक, अच्छा, ये हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, ये फॉर्मूला हमने डिडक्ट किया था। दैट वाज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग कंपास और अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से रीड कीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ। द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर is 2 seconds. The magnet is cut along its length into 3 equal parts. And 3 parts are then placed on one another with their like poles together. The time period of this combination we need to calculate. हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन कैसे होगा ये। यानी कि ये वाला टाइम पीरियड हमें गिवन है, ये वाला टाइम पीरियड गिवन है। एक मैग्नेट बना लेते हैं बेटा, जिसका लेंथ है कैपिटल L, ठीक है, और जिसका लेंथ कैपिटल L है, इसको 3 पार्ट्स में कट किया गया। इसका टाइम पीरियड हमें ये दिया हुआ है, विच इज 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, 2 सेकेंड गिवन है, ठीक। अब इसको 3 पार्ट्स में कट किया गया, तो इसकी लेंथ होगी हमारी L/3 एंड L/3, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक, क्लियर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक सिंगल पार्ट का, वो हमें निकालना है। I/3 कैसे हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m' निकालना है हमें, ठीक है, जबकि m होता है हमारा mL²/12, ठीक है। m क्या है बेटा इसमें, मास, l क्या है इसमें, लेंथ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मास कितना हो गया, 1/3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा m/3, ये तो मास हो गया। लेंथ कितना हो गया, 1/3, नया जो m' मिलेगा वो हो गया मेरा L/3 का स्क्वायर अपॉन 12, ये एज इट इज चलेगा, बोलो
तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डैश, उसकी बात कर रहे हैं हम। ये बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज योर आई। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? आई डैश कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, तो दैट इज 3 3 9, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 27 इंटू 12, यानी कि आई बाय 27 हो जाएगा। दैट इज आई डैश, एक रोड का, मतलब रोड का जो एक पार्ट है, एक टुकड़ा जो हमने बनाया 1/3 पार्ट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा ओरिजिनल से, ठीक। अब इनका प्लेसमेंट कैसे किया गया है वो जरा देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इनका प्लेसमेंट किया गया है कुछ इस तरीके से, एक के ऊपर एक प्लेस की गई है, यानी कि तीनों को एक के साथ एक प्लेस किया गया है और इनके लाइक पोल्स को एक तरफ रखा गया है, यानी कि एक 1/3 पार्ट, दूसरा 1/3 पार्ट और तीसरा 1/3 पार्ट, यानी कि तीनों को यहां प्लेस किया गया है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो जो हमारा आई डैश होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज इन आवर फॉर्मूला, वो कितना हो जाएगा? 3 इंटू आई अपॉन 27। तो बेटा ये हो जाएगा आई बाय, इधर ध्यान दो, देखो नहीं समझ में आएगा, यहां ध्यान दीजिए, 9। ये बेटा आई डैश बना हमारा, ठीक है। क्या बना? आई डैश। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय 9, दैट इज योर आई डैश। अब बात करनी है फॉर्मूले में, दैट इज कैपिटल एम विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका क्या होगा? तो फिर हाँ, किसके बीच में क्या बोला है उसने, जरा देखिए। The magnet is cut along its length into 3 equal parts and 3 parts are then placed on each other with their like poles together. Like poles together, ऐसे लेकर आओगे तो रिपल्शन होगा ना, ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो रखा जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बस, ठीक है। एक के ऊपर एक रखेंगे तो, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, अब कैपिटल एम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा उसको ऑब्जर्व करिए। तो ये तो हो गया आई डैश, जो हमारे टी डैश वाले फॉर्मूले में हमें लगाना है। बोलो बेटा, मेरे से पूछो। हाँ आ रहा है समझ में। अब मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू सेम रहेगी, एम हमें गिवन है, तो एम डैश निकालना है बेटा, एम डैश। अब ध्यान दीजिए एम डैश कैसे होगा, दैट इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहती है, पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहती है, टूटने के बाद जो टुकड़ा मिलता है उसकी भी। हाँ जी, हाँ पोल स्ट्रेंथ बेटा सेम रहती है ना। अच्छा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। लेंथ कितनी होगी? L/3, ठीक। हाँ, जब मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट रखे तो क्या हमारी इंक्रीज हो रही थी? मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट रखे थे तो मोमेंट इनर्शिया 3 टाइम्स हो गया था। नहीं, अभी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज यहां पर, यहां इस केस में तो हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइम हो गया है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक के ऊपर एक रखने पर बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो जरा यहां देखिए, यहां ये चीज क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स, ठीक। लेंथ क्या होगी? L/3। लेंथ कितनी होगी? L/3। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एम डैश, वो 3 इंटू स्मॉल एम इंटू L/3, यही होगा। तो ये तो बेटा सेम ही रही,
यानी m डैश का वैल्यू तो m ही बना रहा, ठीक है, m डैश का वैल्यू तो m ही बना रहा। बोलो हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का रेशो निकालना है। एक्चुअली ये हमें 2 सेकंड दिया हुआ है, ये हमें 2 सेकंड दिया हुआ है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट i अपॉन m इंटू बी। ये हमें 2 सेकंड दिया हुआ है बेटा, ठीक है। हमें निकालना है t डैश। t डैश क्या होगा, 2 पाई अंडर द रूट i डैश अपॉन m डैश इंटू बी, ठीक। ये हमें निकालना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो रेशो से बनेगी बात, रेशो से बनेगी। तो इसकी वैल्यू t की वैल्यू 2 रख लेंगे, t डैश निकालना है, ये कैंसिल हो गया। ये i डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज योर i अपॉन 9, बाकी चीज़ें सेम। तो 9 मतलब बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर सेम रहेगा। चाहो तो पुट करके देख लो इसको, 2 सेकेंड डिवाइड बाई टी डैश इज इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई क्योंकि बराबर हैं। ये आई बचा, रूट में आई अपॉन रूट में आई डिवाइडेड बाय 9, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो ये रूट आई अपॉन रूट 9 ये भी कैंसिल हो गया, रूट 9 में से 3 आ गया, 3 ऊपर पहुंचा तो वहाँ मिलेगा। ये यहाँ से 1/3 कॉमन आ गया, दैट इज रूट अपॉन रूट आई 1/3, ठीक। टी डैश को ऊपर ले जाइए, ये कैंसिल हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज योर 2/3 सेकेंड आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। इज इट ओके? ठीक है, समझ आ रही है ना चीजें? फिर से समझ लीजिए, लेंथ को 1/3 करने से 1/3 करने से मास 1/3 हो गया और लेंथ भी 1/3 हो गई, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो आ गया बेटा I अपॉन 27। लेकिन तीनों रोड्स को एक के ऊपर एक प्लेस किया है, एक के ऊपर एक प्लेस किया है, इसीलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइम्स बढ़ गया। तो ये आ गया मेरा I/27 इंटू 3, यानी कि जो I डैश बनेगा, जो I डबल डैश लिख लीजिए चाहे तो आप यहाँ, ठीक है, वो जो बनेगा वो हो जाएगा I डिवाइड बाई 9, ठीक। अच्छा, अब इधर आते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि जो m डैश है वो पोल स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ 3 टाइम्स बढ़ जाएगी जब एक के ऊपर एक प्लेस की गई है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू स्मॉल m, और जबकि लेंथ हो गई हमारी 1/3, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसलिए m डैश किसके बराबर हो गया, m के बराबर हो गया, है ना। तो अब यहां पर हमने क्या किया, टाइम पीरियड का रेशो लिया, फॉर्मूला रखा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू वेरी कर रही है, किसकी वैल्यू वेरी कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो हमने पुट कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड। गॉट इट? ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया? नोट करिए, नोट करिए जल्दी से, कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, रीड कीजिए जरा ध्यान से। रीड इट।
द को-इरेक्टिविटी क्या होती है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा आगे भी। ऐसा होता है कि जब हम किसी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम दो बातें नोट करते हैं, दो बातें नोट की जाती हैं किसी भी मैग्नेट के इस्तेमाल के लिए, कि वो कितना कोइरेक्टिविटी रखता है और कितना रिटेनिटिविटी रखता है। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब रिटेन करने से क्या मतलब है कि हम ऐसा मैग्नेट चाहते हैं जो अपने अंदर एक बार हमने उसको मैग्नेटाइज कर दिया, एक बार उसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया तो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है। तो वो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं रिटेनिटिविटी, कि वो कितना फील्ड रिटेन कर सकता है। दूसरा, कुछ मटेरियल हम ऐसे चाहते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर सबसे बढ़िया इस्तेमाल में आज के समय में यूज कर रहे हैं, उसकी कोइरेक्टिविटी कम होती है और रिटेनिटिविटी ज्यादा होती है, समझे। अब जैसे ही हम उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना चाहते हैं, यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज किया तो बड़े आराम से मैग्नेटाइज हो गया, है ना, और अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी वो ले आया। फिर हम चाहते हैं कि तुरंत से उसको खत्म कर लें। खत्म करने के लिए उसको अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं और तुरंत उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, बहुत ही क्विकली ऐसा उसमें होता है, विद इन द सेकेंड्स ऐसा पॉसिबल है कि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एकदम से खत्म हो जाए। तो ये वही है कि यानी कि किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देना, है ना, जीरो बना देना, उसको बोलते हैं कोइरेक्टिविटी। जैसे एक स्मॉल मैग्नेट है, वेयर द फेरोमैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड इज दिस कोइरेक्टिविटी ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट, वेयर द फेरोमैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड इज दिस। मतलब इतने मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है, ठीक है, वो इतनी है। यानी ये किसकी वैल्यू है? ये हमारी H की वैल्यू है, H, दैट इज योर 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, ठीक है बेटा। द करंट रिक्वायर्ड टू पास इन अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, सोलेनॉइड है 10 सेंटीमीटर का लेंथ है उसका, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स आर 100, सो दैट द मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड। कि ये जो मैग्नेट हमने फेरोमैग्नेट से बनाया, कि कितना करंट उस सोलेनॉइड में जिसका लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और जिसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, इसमें करंट कितना रिक्वायर्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है व्हेन इनसाइड द सोलेनॉइड, जब उसको सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया गया हो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ आई बात? गॉट इट? अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट होगी जरा ध्यान दीजिए बेटा। एक फॉर्मूला होता है हमारा H के लिए, दैट इज B इज इक्वल टू μ0 इंटू H। ये पढ़ा था हमने। H की वैल्यू क्या होती है? N इंटू I। N क्या थे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू द करंट। सोलेनॉइड वाला केस ले रहे हैं, है ना, यही बात हो रही थी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो B की वैल्यू लिखते हैं हम μ0 N इंटू I, जिसमें N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? μ0 कैपिटल N अपॉन L इंटू I। L क्या है इसमें? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, हाँ जी। तो जरा यहां आइए, ये है हमारा B, इस μ0 को इसके नीचे ले जाओ, B अपॉन μ0 इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L इंटू I, ठीक है, बोलो। अब ये क्या है? H, यानी H का एक फॉर्मूला बन के आया, दैट इज कैपिटल N इंटू I अपॉन L। इसको आप इस्तेमाल करोगे, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जल्दी से करके दिखाओ, करिए जल्दी से। H की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻³
नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है विच इज 100, करंट हमें निकालना है, लेंथ भी गिवन है, पुट करिए वैल्यू, जल्दी से आंसर लीजिए। एच हो गया मेरा 3 इंटू 10⁻³ कैपिटल एन हो गया बेटा 100 इंटू आई, लेंथ हो गई मेरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 इंटू 10⁻²। ठीक है बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया इधर, तो ये आ गया 0.1 हो गया ना, इधर 0.1 हो गया, इधर पहुंचा तो ये 2 हो गया, यानी कि 300 इधर आ गया इज इक्वल टू, सॉल्व करो, आई की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ आ रही हैं चीजें, नोट किया जाए। मेरा ए आ रहा था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे ना हम, 10, ये वाला क्वेश्चन देखिए। A 25 centimeter long solenoid has radius 2 centimeter and 500 total number of tons। अब जब टोटल नंबर ऑफ टन्स की बात कर रहा हो तो कैपिटल एन लिखेंगे। इट कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पेयर। If it is equivalent to a magnet of same size and magnetization capital M, then capital M का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ट्राई कीजिए जरा इसको, ये आसान क्वेश्चन है, लग जाएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करो बेटा। सोलेनॉइड का लेंथ हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और करंट भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम। ठीक, कैपिटल एम दैट इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ जी, वो जो ए ऑप्शन का आंसर है वो 3 पाई है। हाँ 3 पाई। हाँ भाई, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम। हम अपने यहाँ नोट्स में कैपिटल आई उसे यूज कर रहे हैं, है ना, तो कैपिटल आई लगा लेता हूं इसको। दैट इज आई विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा इसको हम आई सिंबल से यूज करते हैं तो इसको आई लिख लेते हैं हम। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सर ए होना चाहिए। अब गिवन देखिए क्या क्या है, गिवन देखते हैं। गिवन है हमें लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 25 इंटू 10⁻²। ठीक है बेटा, रेडियस इज गिवन है 2 इंटू 10⁻²। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑल्सो गिवन विच इज 500। ठीक है बेटा, करंट भी गिवन है विच इज 15 एम्पेयर। अब देखते हैं किस किस का इस्तेमाल होगा
दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालने में। तो बेटा सोलेनॉइड के केस में एक फॉर्मूला बन सकता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, दैट इज कैपिटल N I इंटू ए। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और I करंट और A एरिया। ठीक है, तो ये बन गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, सोलेनॉइड के केस में भी यूज कर सकते हैं इसका हम। अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू एल। ठीक है बेटा, A से A कैंसिल कर दो, तो ये हो गया N इंटू आई अपॉन एल, दैट इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बोलो, सॉरी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो हमें निकालना है। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितना? 500, करंट 15 एम्पेयर डिवाइडेड बाय लेंथ 25 इंटू 10⁻⁻²। तो बेटा देखो क्या आया, 5 से ये गया 5 जा, और ये 3 जा, 5 से ये गया, ये हो गया 100, 10⁻³ ऊपर गया, ये 4 हो गया, 3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है बेटा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सर पता है मैंने जैसे आपने पहले लिखा था NIA, हाँ मैंने उसमें किया था NIA लिख दिया था, बट अपॉन क्योंकि वॉल्यूम था, वॉल्यूम वाला नहीं किया था। जैसे नीचे पर AL आ रहा है ना, हाँ हाँ, वो नहीं लिखा था। अगर सिर्फ NIA लिखेंगे तो आंसर A आ रहा था, लेकिन निकालना तो आई है ना, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नोट करो। गॉट इट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, जरा देखिए बेटा। Needles N1, N2 and N3 are made of a ferromagnetic, इसका आंसर आप कर सकते हो, a paramagnetic and a diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close to them will N1 strongly और D B होगा, N2 weakly है, N3 rebel हो जाएगा। देखो पहली बात, फेरोमैग्नेटिक के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है ना। अगला पॉइंट, पैरामैग्नेटिक जो है अट्रैक्ट करता है लेकिन वीकली, डायमैग्नेटिक रिपेल करता है लेकिन वीकली। ठीक है, तो ये दो तो रिपेल, ये अट्रैक्ट करता है पैरा, और ये डायमैग्नेटिक क्या करता है? डायमैग्नेटिक रिपेल करता है। तो अब जरा देखिए इसमें रिपेल वाला ऑप्शन देखिए पहले तो, वीकली लास्ट ऑप्शन N3 रिपेल, और अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली, है ना। तो स्ट्रांगली मतलब फेरामैग्नेटिक और वीकली मतलब पैरामैग्नेटिक, और इधर आ जाए रिपेल करने की बात आई तो डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गॉट इट? क्लियर है? ये तो बिल्कुल आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया जो आ सकता है। ठीक है, और ये सिलेबस में है हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बेटा। आपने बोला था। हाँ जी, बोला था मैंने, कराएंगे, क्वेश्चन के साथ पढ़ लेते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, यानी मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, कोई भी मटेरियल है। तो इन्होंने बताया द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन,
क्यूरी लॉ, ठीक। इन्होंने बताया द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक। और इन्होंने एक बात और बताई कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई जो होगा वो हमारा इक्वल टू सी एच अपॉन आई, एच अपॉन टी, एच अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा, वेयर आई इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक, जिसमें H हमारा क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और T इसमें होता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर दैट इज योर टेम्परेचर। और C इसमें क्या आ जाता है, दिस इज ए कांस्टेंट, इसे बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। दैट इज योर क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इज इट ओके, समझ आ गई बात? अब यहां देखिए एक चीज और इसमें कर सकते हैं हम, H को किसी और तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए कैसे, दैट इज I डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू C अपॉन T। I अपॉन H क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं साई ससेप्टेबिलिटी इज C अपॉन T। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, जिसको बोलते हैं साई मतलब ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ससेप्ट, दैट इज योर ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। समझ आ गई बात? अब जरा इधर आ जाइए, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच आ फेरोमैग्नेट मटेरियल बिकम पैरामैग्नेट। बिल्कुल सही, फेरोमैग्नेट मटेरियल जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम कर लेगा उस टेम्परेचर के बाद, ठीक, डिक्रीज करेगा ना, ससेप्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फेरोमैग्नेटिक कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बाकी देखते हैं, पैरामैग्नेटिक विल बिकम डायमैग्नेटिक नहीं होगा, नहीं डायमैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, अपोजिट नहीं करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, ऐसा नहीं, केवल डिक्रीज करेगा, अपोज करना नहीं शुरू करेगा कि वो पैरा से डायो नहीं बनेगा, फेरो से पैरा बन सकता है, या पैरो से पैरामैग्नेटिक से जीरो प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी रहेगी नहीं। फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन सकता है। फेरोमैग्नेटिक क्या था, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी जो डोमेन्स का फॉर्मेशन कर रहा था। पैरामैग्नेटिक क्या था, जो कि अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन वीकली, है ना, नॉट स्ट्रांगली। तो उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम ये भी गलत, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यानी ए ही करेक्ट होगा। नोट किया जाए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, क्यूरी लॉ काम आएगा आपके। हाँ भाई, नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13।
अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था रिटेनिटिविटी और कोइरेक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कीजिए। द मैग्नेट्स, द मटीरियल्स, पढ़ तो लो, द मटीरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सॉफ्ट आयरन कोर को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास हाई रिटेनिटिविटी होती है और हाँ लो को इरेक्टिविटी होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्लियर? नोट करिए।